जय हिंद दोस्तों। आज 8 मार्च 2022 है। दैनिक जागरण की राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। चूँकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रहा हूँ। शारदा एक्ट में लड़कियों की शादी की उम्र क्या निर्धारित किया गया था, मिनिमम एज क्या निर्धारित किया गया था। जैसा कि वर्तमान में चर्चा चल रही है कि महिलाओं की शादी की न्यूनतम एज को 21 वर्ष करने की चर्चा हो रही है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि शारदा एक्ट में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र क्या निर्धारित किया गया था। ऑप्शन ए 12 वर्ष, बी 14 वर्ष, सी 16 वर्ष या डी 18 वर्ष। सभी लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, वीडियो के आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा। फर्स्ट पेज पे ये न्यूज़ को एक बार पढ़ सकते हैं। भारत जो है इंटरमीडिएटर की भूमिका निभा रहा है, मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। भारत रूस के राष्ट्रपति से 50 मिनट जो है बात किए थे पीएम मोदी, और यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी 35 मिनट उन्होंने चर्चा किया। और एक तरह से भारत इंटरमीडिएटर की भूमिका निभा रहा है। ये भारत के वैश्विक प्रभाव को दिखाता है। भारत के लिए सबसे अधिक इम्पोर्टेंट वर्तमान में है कि युद्ध रुक जाए और साथ ही साथ भारत के जो लोग वहाँ पे हैं वो वहाँ से आसानी से निकल जाए। और साथ ही साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उन्होंने जो मदद हम भेज रहे हैं यूक्रेन को, उसको लेकर के भारत की प्रशंसा की है कि भारत जो है यूक्रेन की भी मदद कर रहा है। कई रूप से मानवता के नाते भारत यूक्रेन की भी मदद कर रहा है। बाकी एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। कच्चे तेल की तेज धार पे लुढ़ के रुपया व शेयर बाजार। कच्चा तेल जो है 2008 के बाद सबसे महंगा हुआ है। 2008 के बाद इतना कच्चा तेल जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इतना महंगा नहीं हुआ था। $130 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। तो इसको लेकर के एक एडिटोरियल नीचे दिया हुआ, मुझे वहां पे आपके साथ डिस्कस करना। बाकी इस पेज पे कुछ खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। देखिए यहाँ पे जो है एक टॉपिक है यूपीएससी। अभ्यर्थियों को एक और मौका देने का मुद्दा जटिल। यूपीएससी, कई सारे यूपीएससी एस्पायरेंट जो है वो मांग कर रहे थे यूपीएससी से कि मुझे एक और मौका दीजिए, क्योंकि कोरोना काल में जो है जिस तरह से परिस्थिति उत्पन्न हुई, कई सारे लोगों को कोरोना हुआ जिसके कारण वो तैयारी नहीं कर पाए थे। तो यूपीएससी इसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा है। तो ऐसे कंडीशन में जाकर के आप यूपीएससी के बारे में पढ़ लीजिएगा। यूपीएससी के बारे में आपकी बुक लक्ष्मीकांत में आपको डिटेल से मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से वैसे भी यूपीएससी एज ए संस्था भी इम्पॉर्टेंट है। यूपीएससी की स्थापना जो है, बेसिकली ये जो संस्था है इसकी जो शुरुआत अगर आप देखेंगे तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा 1926 में किया गया था। 1926 में इसकी स्थापना किया गया था। सेकेंड पेज पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ओके, थर्ड पेज पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे दिख रहा है। दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इनफैक्ट, एक यह न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है और यह न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इस न्यूज़ पे। दवा पे 13,000 करोड़ बचाने में सफल रहा जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्र होता क्या? देखिए, जन औषधि केंद्र प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत जन औषधि केंद्र की स्थापना किया गया। तो ये परियोजना इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, इसी के तहत जन औषधि केंद्र की स्थापना किया गया। और ये रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो जन औषधि केंद्र किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन यह काम करता है। इसका लक्ष्य प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से देश की जनता को सस्ती और गुणवत्ता युक्त दवाई प्रदान करना है। सस्ता दवा लोगों को मिले और गुणवत्ता
युक्त दवा मिले, जेनरिक दवा मिले, लोगों को कम कीमत पे उपलब्ध हो। तो ये बेसिकली इसी उद्देश्य के साथ जो है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की शुरुआत किया गया था। इसका मूल लक्ष्य है क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइस फॉर ऑल। तो जो लोग महंगा दवाई खरीदता था अब वो सस्ती दवाई जन औषधि केंद्र के माध्यम से खरीदता है। तो ऐसे कंडीशन में गरीब लोगों को 13,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। और साथ ही साथ यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है कि आयुष्मान भारत योजना से गरीबों को 70,000 करोड़ रुपए का बचत हुआ। अब देखिए ये जो न्यूज़ है, एनडीए में महिला कैडेटों को शामिल करना बड़ा नीतिगत फैसला केंद्र सरकार का न्यूज़ है। एनडीए में जो महिलाओं को शामिल किया गया बेसिकली माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन के आधार पे, उनके आदेश के आधार पे शामिल किया गया। महिलाओं को पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाता था, महिलाओं को शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाता था और काफ़ी वर्षों के स्ट्रगल के बाद आई थिंक 2020 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि जिस तरह से आप पुरुषों को परमानेंट कमीशन देते हैं उसी तरह से महिलाओं को परमानेंट कमीशन दीजिए। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि एनडीए में महिलाओं को शामिल किया गया, यानी महिलाओं को भी परमानेंट कमीशन दिया जा रहा। शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होता था कि आप मैक्सिमम 14 वर्ष तक नौकरी कर सकते थे, 10 वर्ष तक शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत आप नौकरी कर सकते थे और 4 वर्ष का आपको एक्सटेंशन मिल सकता था। तो इस तरह से 14 वर्ष तक आप जॉब कर सकते थे। लेकिन परमानेंट कमीशन मिलेगा, इसका मतलब यह है कि आप अपनी लाइफ के 60 वर्ष तक वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। 60 ईयर आपकी जो एज होगी उस समय तक आप वहाँ पे नौकरी कर सकते हैं। राष्ट्रीय फलक पे भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे दिख नहीं रहा है। देखिए ये टॉपिक पे कल हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि नो फ्लाई जोन लगाने से क्यों हिचक रहा है नाटो। नाटो क्यों नहीं नो फ्लाई जोन लगा रहा है यूक्रेन को, नाटो क्यों नहीं यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर रहा, जबकि यूक्रेन के प्रधानमंत्री डायरेक्टली बोल रहे हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति डायरेक्टली मांग कर रहे हैं कि हमें आप नो फ्लाई जोन घोषित कर दीजिए। लेकिन नाटो ऐसा नहीं कर रहा क्योंकि रूस के राष्ट्रपति बोल चुके हैं कि नाटो अगर नो फ्लाइट जोन घोषित करता है यूक्रेन को तो इसका मतलब यह है कि नाटो रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया। तो ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट रूस के राष्ट्रपति पुतिन का कि अगर नाटो नो फ्लाई जोन यूक्रेन को घोषित करता है इसका मतलब ये होगा कि नाटो ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया। नो फ्लाई जोन का सिंपल मतलब ये होता है कि आप वहाँ से इस पर्टिकुलर क्षेत्र से आप फ्लाइट नहीं उड़ा सकते। अगर नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया नाटो यूक्रेन के क्षेत्र को तो यूक्रेन से कोई प्लेन नहीं उड़ाएगा और जो यूक्रेन से प्लेन उड़ाएगा उसे फिर नाटो से युद्ध करना पड़ेगा या नाटो से पंगा लेना पड़ेगा। तो बेसिकली यही है, इसलिए नाटो इसमें हिचक रहा है, नाटो इसलिए नो फ्लाई जोन घोषित नहीं कर रहा। देखिए डेली इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, प्रत्येक दिन पेपर में आता है, चर्चा होती है रूस यूक्रेन वार, प्रत्येक दिन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए कि आखिर रूस यूक्रेन वार क्यों हो रहा है, क्या उसका रीज़न है, क्या कंसिक्वेंसेस है, क्या इम्पैक्ट है, भारत पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये सब बेसिक पॉइंट है जो आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी इसको डेली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, नहीं देखा तो जा करके देख लीजिएगा। ऊर्जा संकट से बचने के उपाय, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल मुझे लगता है और जब भी मैं इनका एडिटोरियल पढ़ता हूँ, भरत झुनझुनवाला है, कुछ इम्पॉर्टेंट या कुछ अलग पर्सपेक्टिव नज़र आता है। एडिटोरियल पढ़ने का मतलब यही होता है कि एडिटोरियल में कुछ आपको अलग पॉइंट मिले, जो आपकी सोच है, जो आपकी सोचने का तरीका है उस तरीका से कुछ डिफरेंट हो, कुछ अलग हो, ऐसा कुछ पॉइंट आपको एडिटोरियल में मिले तो वो आपके लिए अच्छा होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे भी मुझे काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिले हैं और काफ़ी कुछ डिफरेंट पॉइंट मिले हैं। एनर्जी सेक्टर लगातार देश में चर्चा में है और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी
15 अगस्त 2021 को घोषणा किया था कि भारत 2047 तक आत्मनिर्भर हो जाएगा। हम एनर्जी सेक्टर में 2047 तक आत्मनिर्भर हो जाएंगे। जीवाश्म ईंधन के लिए 12 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष आयात करते हैं। तो हम जो है 12 लाख करोड़ रुपए का जीवाश्म ईंधन, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब मिला दीजिए तो 12 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष हम जीवाश्म ईंधन का विदेश से आयात करते हैं। और इसके बावजूद वर्तमान में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पे न्यूज़ पे लौटते हैं, ये पर्टिकुलर इस आर्टिकल पे लौटते हैं। इस एडिटोरियल में कहा गया है कि रूस यूक्रेन वार से पहले, यानी कुछ महीने पहले, पेट्रोल जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $80 प्रति बैरल था। $80 प्रति बैरल था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, और भारत में ये 90 रुपये प्रति लीटर मिल रहा था। अभी क्या है कि अभी वर्तमान में देखेंगे तो ये $130 प्रति बैरल हो चुका है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। और इसी तरह से युद्ध चलता रहा तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $150 प्रति बैरल हो जाएगा, और भारत में लोगों को 130 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल परचेज करना होगा, खरीदना होगा। तो भारत में पेट्रोल 130 रुपये प्रति लीटर तक हो जाएगा अगर इसी तरह से युद्ध चलता रहे। तो इसका मतलब यह है कि पेट्रोल महंगा होगा तो महंगाई महंगा होगा। तो आखिर इसका समाधान क्या है? और 4 समाधान की इन्होंने चर्चा किया, और चारों को धीरे धीरे करके कुछ पॉइंट के साथ इन्होंने रिजेक्ट किया। पहला समाधान इन्होंने कहा है कि सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या समाधान है? क्या हमारे एनर्जी का समाधान है सौर ऊर्जा? तो एक रिपोर्ट को हवाला देते इन्होंने कहा है कि 2050 तक हमारी ऊर्जा का केवल 12% ही ज़रूरत सौर ऊर्जा पूरा कर सकता है। 2050 तक हमारी जो नेसेसिटी होगी, उस ज़रूरत होगी, उसका सिर्फ 12% ही सौर ऊर्जा पूरा कर सकता है। ये एक रिपोर्ट का हवाला देते इन्होंने कहा। इसके कई सारे रीज़न हैं। एक रीज़न तो ये है कि सिलिकॉन का उत्पादन जो है भारत में उस लेवल पर नहीं होता। सोलर प्लेट का हम उत्पादन उस लेवल पर नहीं करते हैं। सोलर प्लेट हमें चीन से मंगाना होता है। तो इसलिए सोलर सेक्टर में आत्मनिर्भर नहीं हम हो सकते हैं। इसके कई सारे पॉइंट हैं। बहरहाल तो राइटर का कहना है कि सिर्फ 12% हमारी जो ज़रूरत होगी उसका पूर्ति कर पाएगा सोलर सेक्टर 2050 तक, एक रिपोर्ट के हवाले इन्होंने कहा है। दूसरा उपाय इन्होंने बताया पनबिजली। लेकिन पनबिजली को पर्यावरण अधिक नुकसान होगा। यानी पनबिजली से हमें ऊर्जा भले ही मिल सकती है, पानी से हमें ऊर्जा मिल सकती है, लेकिन उसके लिए डैम बनाना होगा, और डैम बनाना होगा तो उससे इन्वायरमेंट का काफ़ी अधिक नुकसान होगा। और इन्वायरमेंट का अगर नुकसान होगा तो अप्रत्यक्ष तौर पे हमारा ही नुकसान होगा। तो इसलिए ये भी अच्छा उपाय नहीं, इसको भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तीसरी इन्होंने कहा है इथेनॉल। इथेनॉल के लिए जो है, अगर हम कृषि भूमि पे जहाँ पे गेहूँ उगाते हैं, जहाँ पे धान उगाते हैं, जहाँ पे हम चना उगाते हैं, तो उस भूमि का इथेनॉल उत्पादन के लिए अगर हम प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी जो खाद्य श्रृंखला है वो प्रभावित होगी। यानी जो हमारे खाने की जो चीज़ें हैं उसकी जगह पर हम इथेनॉल के उत्पादन करेंगे, जेट्रोफा का पौधा है उसका उत्पादन करेंगे, गन्ना का अधिक उत्पादन करेंगे, तो खाद्य श्रृंखला हमारी प्रभावित होगी। तो ये भी एक अच्छा उपाय नहीं है। और अगला है थोरियम। भारत में थोरियम का विशाल भंडार है। भारत में यूरेनियम का भंडार नहीं है, लेकिन थोरियम का विशाल भंडार है। तो थोरियम से बिजली उत्पन्न हो, इसको लेकर के लगातार प्रयास हो रहा है, और पिछले 20-25 वर्ष से प्रयास हो रहा है। अभी तक हालांकि हमें सफलता नहीं मिली है। अगर थोरियम से उत्पादन हो सके बिजली का, और अगर इसमें हमारी सफलता मिल जाए तो भारत के लिए बहुत शानदार कदम होगा। हम एनर्जी सेक्टर में बहुत जल्द आत्मनिर्भर हो जाएंगे। चूँकि थोरियम का हमारे पास भंडार है, लेकिन हम थोरियम से बिजली उत्पादन नहीं करना सीखे हैं। तो इस पर सरकार अगर वर्तमान से विशेष ध्यान शुरू कर दे तो अभी 15 से अधिक साल इस पर लग जाएंगे इसको विकसित करने में। तो 15 साल तक हम बिजली के सेक्टर में कैसे आत्मनिर्भर होंगे, या 15 साल तक हम कहाँ पे डिपेंड होंगे? तो ये भी एक शानदार उपाय नहीं है।
तो ये सारे के सारे जो उपाय है इसको राइटर ने रिजेक्ट किया है और कहा है राइटर ने कि हमारे पास जो है सबसे बेस्ट उपाय है कि हम ऊर्जा खपत को कम करें, हम जो है जो यूज करते हैं ऊर्जा उसको कम करें। नेचर पत्रिका के अनुसार विश्व की 10% जनता 50% ऊर्जा का खपत करती है। विश्व की 10% लोग विश्व के 50% एनर्जी का खपत करता है। अगर ये खपत कम हो जाए, तो हमारे लिए अच्छा कदम होगा, हम एनर्जी के सेक्टर में आत्मनिर्भर होंगे। तो राइटर का कहना है कि हमें ऊर्जा को खपत को कम करना होगा। निजी वाहन का उपयोग ऊर्जा खपत का प्रमुख स्रोत है। हम निजी वाहन के उपयोग को बंद कर दें, हम सरकारी वाहन के उपयोग को शुरू करें। क्या ज़रूरत है हमें गाड़ी लेने की? हम जो है सरकारी गाड़ी से भी जा सकते हैं, सरकारी बस से भी जा सकते हैं, सीएनजी के बस से भी जा सकते हैं, और मेट्रो सेवा का विस्तार किया जाए। तो बेसिकली वो सारा का सारा काम किया जाए जिससे ऊर्जा खपत कम हो, और इस उपाय को अपना करके हम जो है ऊर्जा के सेक्टर में डिपेंड हो सकते हैं, सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं, वर्तमान की जो क्राइसिस है उस क्राइसिस से दूर हो सकते हैं। तो देखिए ये कुछ अलग पॉइंट आपको मिला यहाँ पे। हालांकि मैं पूरी तरह से इनसे सहमत नहीं हूँ, लेकिन कुछ अलग पॉइंट मिला। इस जो राइटर है, राइटर के जो हर एक कॉन्सेप्ट है या हर एक पॉइंट है मैं उससे खुद सहमत नहीं हूँ, लेकिन कुछ अलग पॉइंट यहाँ पे मिला। तो इसलिए इस तरह का एडिटोरियल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जिसमें आपको कुछ अलग पर्सपेक्टिव मिले। देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसी को लेकर के ये एडिटोरियल दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे बस मैं एक पॉइंट का जिक्र करना चाहूँगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इसका 5वां सर्वेक्षण था, और उस सर्वेक्षण में कहा गया है कि इंडिया में 1000 पुरुष पे 1020 महिला हो चुकी है। तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वीं रिपोर्ट में कहा गया। रूस यूक्रेन से पैदा शरणार्थी संकट। जिस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है उस तरह से अभी तक 15 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं, और 15 लाख किसी अन्य देश में चले गए, और ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि ये युद्ध अगर नहीं रुका तो 40 लाख से अधिक लोग विस्थापित होंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। तो यूक्रेन के लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे शरणार्थी समस्या होगा। आप याद कीजिए इंडिया में रोहिंग्या समस्या अभी भी है। तो रोहिंग्या समस्या क्या है? शरणार्थी समस्या है। रोहिंग्या म्यांमार के मुस्लिम थे जो कहीं न कहीं बांग्लादेश में शरण लिए थे, और उसके बाद इंडिया में कुछ हद तक शरण लिया। तो शरणार्थी समस्या क्रिएट ना हो, इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल लगातार काम करें और इस समस्या को प्रयास करें दूर करने का। बाकी इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता तो मैं इस पर डिस्कस करता, इसको आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। इसको भी एक बार देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर के न्यूज़ है। बिजनेस पेज पे बस ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, और ये न्यूज़ की भी चर्चा हमने बजट में ऑलरेडी किया है। बजट का सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। जो आज़ादी अभी जो चल रहा है काल, उसको अमृत काल कहते हैं। अभी हम अपनी आज़ादी का 75 वर्ष मना रहे हैं 2022 में, और 2047 में हम अपनी आज़ादी का 100 वर्ष मनाएंगे। तो ये जो 25 साल का समय है 2045 से 22 से लेकर के 47 तक, अभी से लेकर के 2047 तक का जो पीरियड होगा, इस पीरियड को 25 साल को कहा गया है आज़ादी का अमृतकाल। और ये जो अमृतकाल है, अमृत महोत्सव है या अमृतकाल है, इस काल को पूरा डेडिकेटेड था ये बजट में कई सारे ऐसे प्रोविज़न किए गए थे जो कहीं न कहीं आगामी 25 वर्ष की रणनीति को तय करता था। इसलिए सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, वो देखिएगा, आपको पता लगेगा कि किस तरह से सरकार आगामी 25 वर्ष को ध्यान में रख के, सरकार 2047 को ध्यान में रख करके बजट बनाई है। 2047 ही क्यों
क्योंकि 2047 में हम अपनी आज़ादी का 100 वर्ष कंप्लीट करेंगे। इस समय तक हमें आत्मनिर्भर होना, इसको लेकर के सरकार प्रतिबद्ध है और बजट में बेसिकली इसी की चर्चा है। चलिए इतना ही न्यूज़ था, लौटते हैं क्वेश्चन पे। शारदा एक्ट को अगर आप देखिएगा तो शारदा एक्ट में महिलाओं की शादी की न्यूनतम एज, लड़कियों की शादी की न्यूनतम एज 14 वर्ष तय किया गया था और लड़कों की शादी की न्यूनतम एज 18 वर्ष तय किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 14 वर्ष। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।